हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपायस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज है 31 अक्टूबर और आज हम करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस ऑफ 31 अक्टूबर। सो हम शुरू करते हैं विद टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। ऑल आर ड्रीम्स कम ट्रू इफ़ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो तभी सच होंगे जब आप में इतना करेज होगा कि आप उनको परस्यू कर सको, आप उनके लिए एफ़र्ट्स कर सको। जब तक आप एफ़र्ट्स नहीं करते तब तक आपके ड्रीम्स पूरे क्यों होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में हम मॉडर्न हिस्ट्री में से देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। इसके अलावा हम यहाँ पे देखने वाले हैं GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज से अबॉर्शन रूल्स के बारे में। ओके, देन इंटरनेशनल रिलेशंस में हम प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे वो G20 समिट में गए हैं, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। चाइना एट RALP, तो ये RALP क्या है? रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे चाइना का बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ गया है, इसको देखेंगे। GS3 में हम देखेंगे एनवायरमेंट में इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के बारे में। और साइंस एंड टेक में हम देखेंगे मेटावर्स और ब्रिज मेनाइट के बारे में, या फिर ब्रिग मेनाइट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो देखो, आज क्योंकि संडे है तो साइंस एंड टेक के जो आर्टिकल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा आए हैं। अब पहला आर्टिकल देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट कोविड एट G20। तो G20 में G20 समिट हुई है। ठीक है, और G20 समिट में जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं हमारे, इस समिट का नाम क्या है? ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, तो ये याद रखना, ग्लोबल इकोनॉमी ग्लोबल हेल्थ इस समिट का नाम है, थीम ये है। ठीक है, और ये हो रही है रोम में। ठीक है, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वो गए हैं और यहाँ पे उन्होंने क्या क्या मेजर चीज़ें कही हैं हम पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कही है कि कोविड के दौरान हम सभी को, सारी ही कंट्रीज़ को मिलके काम करना चाहिए। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ हमको बढ़ना चाहिए, सप्लाई चेन को हमको डेवलप करना चाहिए अपने अपने देशों की, और दूसरी चीज़ ग्लोबल हेल्थ की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि सभी को एक साथ कोविड को यहाँ पे हराना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोलैबोरेटिव अप्रोच की ज़रूरत है कोविड पेंडेमिक से लड़ने के लिए, ये चीज़ कही है यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कही है कि इंडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कोविड के टाइम पे, कोविड पेंडेमिक के टाइम पे। एज मेडिकल जो सप्लाईज़ हैं वो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंश्योर की। कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में लगभग 150 प्लस कंट्रीज़ थी जहाँ पे मेडिकल सप्लाईज़ देने का या प्रोवाइड करने का काम इंडिया ने किया है यहाँ पे। देन देयर इज़ अ नीड फॉर रिजिलियंट ग्लोबल सप्लाई चेन्स। तो यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन्स की ज़रूरत है इकोनॉमी को फिर से रिकवर करवाने के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के भले के लिए। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह से रिवाइव कराने के लिए। मोदी जी ने जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने G20 समिट में जितने भी मेंबर्स हैं G20 के, उन सभी को इनवाइट किया है इंडिया में टू इन्वेस्ट इन इंडिया इन डाइवर्स फील्ड। ठीक है, सो दैट यहाँ पे सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन हो सके और ग्लोबल रिकवरी हो सके। तो सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन से मेरा मतलब क्या है? तो देखो, सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन से मतलब है कि कोई चीज़ फॉर एग्जांपल सारी जो कंट्रीज़ है मेजरली चाइना से इंपोर्ट करती हैं, तो उसका यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हो पाएगा, वो इंडिया पे भी यहाँ पे रिलाई कर सकती हैं उसी चीज़ के लिए। वो सेम चीज़ें यहाँ पे इंडिया से इंपोर्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो उनकी सप्लाई चेन अगर चाइना से ब्लॉक होती है, जैसे कि चाइना से ही कोविड निकला है, तो यहाँ पे अगर चाइना से ब्लॉक होती है सप्लाई चेन्स, तो उनका जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट नहीं होगा, उनकी इकोनॉमी इफेक्ट नहीं होगी, और वो सेम चीज़ें इंडिया से भी इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है। देन यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इंडिया ने लिए हैं, बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और किस तरह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को यहाँ पे प्रमोट किया है हमारी गवर्नमेंट ने, इसको यहाँ पे हाईलाइट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। ऑलराइट, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे G20 के सारे ही मेंबर कंट्रीज़ ने यहाँ पे जो ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स था, जो G7 लेके आया था, ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स, ये 15% का एक टैक्स है। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। इसको यहाँ पे प्रेस किया है, इसका यहाँ पे अप्रिसिएशन किया है। ठीक है, और एक बात की है कि हम यहाँ पे वैक्सीन इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश करेंगे, वैक्सीन इनइक्विटी को कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ें, इसके जो ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स है इसको पढ़ें, उससे पहले G20 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, इसको हम कई बार याद कर चुके हैं, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो ये आप फिगर देख रहे हो, है ना? यहाँ पे देखो, ये G7 जो है ये मेजरली डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। इसको आप रख सकते हो जूस विथ GF के साथ। ठीक है, इसकी मेंबर कंट्रीज़ को, यानी कि जापान, USA, इटली, कनाडा,
इंग्लैंड यानी कि यूके, ठीक है, उसके अलावा जर्मनी एंड फ्रांस, ये सब जो हैं ये इसकी मेंबर्स हैं G7 की। इसके बाद G8 भी बना था, ये G7 G8 बना था। रशिया इसमें ऐड हुआ था, हालांकि इसको बाद में निकाल दिया गया था 2014 के आसपास। G8 में से रशिया को निकाल के फिर से ये G7 बन गया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे G20 बना। अब ये G20 कैसे बना? देखो 1997 के दौरान यहाँ पे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, ठीक है, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। और इसमें देखा गया कि इकोनॉमीज़ काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल फेस कर रही हैं। और ये चीज़ समझ में आई पूरे वर्ल्ड को कि हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं चलाती, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। क्योंकि एशिया की जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ हुआ करती थी उस समय पे, वो डेवलपिंग स्टेज में ही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जाने लगी। तो ये समझ में आ गया सभी को कि डेवलप्ड कंट्रीज़ से हमारी इकोनॉमी नहीं चलती, ग्लोबल इकोनॉमी डेवलपिंग कंट्रीज से चलती है। इसीलिए सभी ने G7 कंट्रीज़ ने ये बोला कि हम अपना जो दायरा है इसको एक्सपांड करके एक G20 बनाएंगे। और इस G20 में कौन कौन होगा? इस G20 में हमारे G7 कंट्रीज़ होंगी प्लस कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ भी होंगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे की गई और इससे ही G20 बना, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1997-98 में बना था। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, 19 कंट्रीज़ प्लस EU, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन और एक 19 कंट्रीज़ का ग्रुप है, मतलब कुल मिला के 20 हो गए यहाँ पे, 20 एंटिटीज़ हो गई। इसके साथ साथ यहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे शामिल होते हैं इसकी समिट्स में। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे G20 मेंबरशिप इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज़ अ मिक्स ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज़। तो यहाँ पे जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनका, और जो इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है उन दोनों का मिक्सचर यहाँ देखा जाता है। और ये रिप्रेजेंट करता है लगभग 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को, 85% ऑफ ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP, ग्लोबल जीडीपी का 85% इन G20 कंट्रीज से ही आता है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का 80% इन G20 कंट्रीज से आता है और ग्लोबल ट्रेड का 75% इन G20 कंट्रीज से आता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस फैक्ट कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस ऑर्गेनाइजेशन और दिस इनफॉर्मल ग्रुप इज। ओके, अब मेंबर्स की बात करें G20 की तो देखो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके एंड US एंड EU, ठीक है। ये सब इसके मेंबर्स हैं। देखो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए, थोड़ा आइडिया ये होना चाहिए कि कौन इसका मेंबर है। और अगर आपके पास 4 ऑप्शन आ जाए तो आप उसमें ये बता पाओ कि इसका मेंबर ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से आप यहाँ पे इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। तो जो इसकी मेंबरशिप है, जो इसकी होस्टिंग वाली चीज़ है, ठीक है, प्रेसिडेंटशिप है, तो ये जो है ये रोटेट करती रहती है बिटवीन द मेंबर कंट्रीज़ और उस अकॉर्डिंग यहाँ पे समिट्स होती हैं। तो अभी G20 समिट कहाँ पे है? रोम, इटली में है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ऑलराइट, अब देखो बात कर लेते हैं जो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की मैं बात करी थी, जिसको कि यहाँ पे प्रेस किया गया है। तो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स क्या हुआ है कि जो मेजर G7 कंट्रीज़ थी, G7 कंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको अभी बताया, जो रिच कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, इन्होंने एक यहाँ पे मैकेनिज़्म बनाया। यहाँ पे हो क्या रहा था कि मान लो ये है US, ठीक है। US की कोई कंपनी है, यहाँ पे होता है टैक्सेस ज़्यादा लगते हैं। तो US की कोई कंपनी है, अब इसको लगा कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला हूँ इस US की कंपनी वाले को। तो ये क्या करेगा, ये कोई सेंट्रल अमेरिका की किसी छोटी सी कंट्री में जाके, डोमिनिका में जाके बस गया और इसने अपनी कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश की। तो क्या हुआ, या फिर यहाँ यहाँ पे इस्टेब्लिश की और यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इसने क्या किया, इसकी ही एक सब्सिडरी कंपनी है, ये कंपनी A है, इसी की एक सब्सिडरी कंपनी है B, जो कि डोमिनिका में इसने इस्टेब्लिश की है सिर्फ इस पर्पज़ से कि इसकी जो भी डील्स होंगी वो इस नाम पे ली जाएंगी, B के नाम पे डील्स ली जाएंगी, सो दैट जो भी प्रॉफिट हो वो दिखाया जा सके कि वो B का प्रॉफिट है। इसीलिए यहाँ पे, और डोमिनिका में जो टैक्स लगता है वो लगभग ना के बराबर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे B के नाम पे वो प्रॉफिट्स दिखा के ये टैक्स से बच सकें US में, इसीलिए ये चीज़ की जा रही है। इसको कहते हैं टैक्स इरोजन, ठीक है, या टैक्स बेस इरोजन भी इसको कह सकते हैं, और शिफ्टिंग प्रॉफिट्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग प्रॉफिट यानी कि आपने अपना प्रॉफिट शिफ्ट किया और आप यहाँ पर टैक्स इरोजन करने की टैक्स इरोजन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई कि इस
इससे बचने के लिए यहाँ पे ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाएगा। और ये टैक्स क्या करेगा कि चाहे आपकी कंपनी कहीं पे भी हो, अगर उसकी पेरेंट कंपनी सपोज़ कि यूएस की बात करें, अगर उसकी पेरेंट कंपनी यूएस में बेस्ड है, तो उसकी जितना भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर यहाँ पे उसको टैक्स यूएस में देना पड़ेगा। तो ये कितना परसेंट टैक्स होगा? ये 15% टैक्स होगा। यही है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे देख लो, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट बनाने की बात की है। और यहाँ पे किस तरह से ये काम करेगा, ये डिस्करेज करेगा मल्टीनेशनल्स को फ्रॉम शिफ्टिंग प्रॉफिट्स एंड टैक्स रेवेन्यूज टू लो टैक्स कंट्रीज। तो यहाँ पे जो ए कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को शिफ्ट कर दिया था, बी कंपनी जो उसकी सब्सिडरी कंपनी थी, जो डोमेनिका जैसी किसी कंट्री में थी, जहाँ पे जिसको टैक्स हेवन कहा जाता है, या फिर जहाँ पे लगभग ना के बराबर टैक्स लगता है, इस कंट्री में इसने अपने प्रॉफिट्स को शिफ्ट कर लिया सो दैट इसको यूएस में टैक्स ना भरना पड़े। तो ये तो यूएस के साथ गलत हो गया। इसीलिए यूएस क्या बोल रहा है कि अब हम आपके ऊपर 15% टैक्स लगाएंगे, जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे, चाहे वो ए पे कमाओ या बी पे कमाओ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम इनटेंजिबल सोर्सेज सच एज डायरेक्ट पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर, रॉयल्टीज हैव माइग्रेटेड टू दीज जुरिस्डिक्शंस अलाउइंग कंपनीज टू अवॉइड पेइंग हायर टैक्स। तो सपोज कि यहाँ पे ए कंपनी, कोई मान लो मेडिकल कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है मेडिकल गुड्स को, ड्रग्स को, तो इसने क्या किया, बी कंपनी के नाम पे ये कहा, बी जो कि इसी की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके नाम पे ये कहा कि हमने जो ये ड्रग बनाया है, इसका पेटेंट हम यहाँ पे लेंगे बी कंट्री में, बी कंपनी यहाँ पे इसका पेटेंट लेगी डोमिनिका में, और इधर तो यहाँ पे टैक्स लगना नहीं है, इसीलिए इसका पेटेंट का पेटेंट भी हो गया और यहाँ पे इसको टैक्स भी नहीं देना पड़ा। तो ये अवॉइड करने का तरीका है हायर टैक्सेस को, और उससे बचने के लिए, इन लूप होल्स को रोकने के लिए, कर्व करने के लिए, टैकल करने के लिए यहाँ पे इस तरह का टैक्स लाने की बात की है, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, और ये क्या करेगा, ये कहाँ पे अप्लाई होगा, ये ओवरसीज प्रॉफिट पे होगा। मान लो ए कंपनी है, ए कहाँ पे, ओरिजिन कहाँ पे इसका, यूएस में, तो इसका जितना भी प्रॉफिट हो रहा है ओवरसीज, मतलब दूसरी कंट्रीज में ये जितना भी प्रॉफिट कमा रही है, वहाँ पे उसके ऊपर अगर उस देश में अच्छा टैक्स लगता है तो ठीक है, वरना अगर किसी टैक्स हेवन में जाके ये प्रॉफिट कमा रही है जहाँ पे लगभग जीरो के आसपास टैक्स लगता है, तो वहाँ पे इसको 15% टैक्स यूएस में भरना पड़ेगा उस प्रॉफिट के ऊपर। ओके, तो ये समझ गए। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका ये कहना है कि ये 15% टैक्स रेट जो है ना, ये बहुत कम है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी क्षमता है कि ये ज़्यादा टैक्स पे करें, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ पे ज़रूरत है ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करने की। इनका वैसे भी टैक्स कलेक्शन कम ही होता है, तो यहाँ पे इनको डेवलप होने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कराने के लिए रेवेन्यू चाहिए, और ये रेवेन्यू कहाँ से आएगा, टैक्सेस से आएगा। और ये टैक्सेस यहाँ पे इनको लगता है कि 15% से ज़्यादा यहाँ पे टैक्स रेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में भी, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो, आज जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी है। ओके, और इसको जो 31 अक्टूबर जो कि इनका बर्थडे होता है, उस दिन पे हमारे देश में नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये मनाया जाता है, और आज 31 अक्टूबर है, तो यहाँ पे हमारे लिए सरदार पटेल के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, इनका जन्म हुआ था कब, 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में। इनकी अचीवमेंट्स की मैं बात करूं तो ये इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर, ठीक है। और इन्होंने कई सारी कमिटीज़ को भी हेड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जैसे कि एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, उसके अलावा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन 3 कमिटीज़ को इन्होंने हेड किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ओके, इन्होंने एक खेड़ा सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, एक खेड़ा सत्याग्रह को लीड किया था, बारडोली सत्याग्रह को लीड किया था, 1918 का है खेड़ा सत्याग्रह। अच्छा देखो, खेड़ा सत्याग्रह को लीड गांधी जी ने किया था, उनको सपोर्ट किया था यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, 1918 का है। बारडोली सत्याग्रह को लीड भी इन्होंने किया था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, 1928 में, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रीडम मूवमेंट में तो इनके काफ़ी ज़्यादा किस्से हैं ही चर्चित, ठीक है। इसके अलावा जो बारडोली की विमेन थी, इन्होंने इनको टाइटल दिया सरदार का, ठीक है, चीफ ऑफ द लीडर का, चीफ और लीडर का। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, आयरन मैन या लौह पुरुष कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है बिकॉज लगभग 565 उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। कब की बात कर रही हूँ मैं, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो वो पूरे इंडिया को एक मेज बना के चले गए थे, ठीक है। कुछ पोर्शन था जो ब्रिटिश खाली करके गए थे, तो वो इंडिपेंडेंट इंडिया था। इसके अलावा 565 यहाँ पे रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, जो कि अपनी यहाँ पे सॉवरेनिटी छोड़ना नहीं चाहते थे, जो
जो चाहते थे कि उनका अलग स्टेट बने। तो आप सोचो अगर ये सच हो जाता, 565 स्टेट्स जो अलग अलग यहाँ पे राज्य बने होते इंडिया के अंदर ही, तो इंडिया कैसे एक इंटीग्रेटेड इंडिया बन पाता। तो इसीलिए यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके ही कॉन्ट्रीब्यूशन से ये 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको इंडिया में शामिल किया जा सका और इंडिया एक फेडरल और एक इंडिया यूनियन बन सका, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिम। तो इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने हर तरीका यूज़ किया, साम दाम दंड भेद सब तरीकों से यहाँ पे इसको इन 565 जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको इंडिया में शामिल करने की पूरी पूरी कोशिश की और किया भी, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने इंडिया के लोगों को रिक्वेस्ट की कि एक तो आप साथ में रहिए, यूनाइटेड होकर रहिए, एक भारत बनाइए, तभी आपका जो भारत है वो श्रेष्ठ भारत बनेगा, यानी कि फॉरमोस्ट इंडिया बनेगा, ठीक है। और ये जो चीज़ है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो आज भी हमारी गवर्नमेंट्स यूज़ कर रही हैं। जैसे आत्मनिर्भर भारत जो प्रोग्राम था वो पूरा पूरा आज एक भारत श्रेष्ठ भारत पे बेस्ड था, ठीक है। तो यूनिटी और इनकी जो श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, एक अच्छा भारत बनाने के लिए यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट हमारे बीच में, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट आइडिया है जितना उस टाइम पे हुआ करता था, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि रेलेवेंस क्या है इनके आइडियाज़ की, तो दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट यू कैन यूज़ हियर, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद रखना कि इनको पैट्रॉन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ही वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। इन्होंने ही पहली बैच जो थी इंडियन सिविल सर्वेंट्स की, उनको यहाँ पे फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह में स्टार्ट किया था इन्होंने ही, ठीक है। इस्टेब्लिश इन्होंने किया था, पहली स्पीच इन्होंने दी थी, ठीक है। तो ये याद रखना। और इनकी डेथ जो हुई थी 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे में हुई थी, ठीक है। तो बॉम्बे में इनकी डेथ हुई थी। आगे बात करते हैं। अब देखो ये एक आर्टिकल आया था अबाउट चाइनीज़ बिल्टअप इन RALP। तो RALP क्या है? रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को RALP कहा जाता है। और यहाँ पे चाइनीज़ बिल्डअप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पहले हम मैप देखते हैं। अच्छा, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि मैप को जूम किया करो मैम। तो देखो ये PPT है, PPT में जूम नहीं हो पाता, इसीलिए मैं अभी नहीं कर रही हूँ जूम। और जो मेरा लैपटॉप है उसमें भी ये वाले फीचर्स अभी नहीं है। तो थोड़ा वेट करो जब तक लैपटॉप आता है, तब तक के लिए PDF डाउनलोड करके उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो LAC जो है, LAC में यहाँ पे हमने उस दिन भी मैप देखा था सेम। LAC के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये जो है ये चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर बनती है उसको हम LAC कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया पे फोकस करो तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो एरियाज़ हैं उस पर चाइना क्लेम करता है, जैसे कि नमखाचू, सुमदोरंगचू, असाफिला, ठीक है। असाफिला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के आर्टिकल के लिए, ठीक है। उसके बाद लोंगजू, दीचू, यांगसी, फिश टेल, ठीक है। दिबांग वैली में भी कुछ एरियाज़ हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब चाइना का आपको पता है चाइना किस तरह का यहाँ पे बिहेवियर दिखाता है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, काफ़ी ज़्यादा इनको एक्सपांशन करना है अपनी टेरिटरी का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसमें मेनली ये वाला रीजन जो है ना, तवांग वाला रीजन, जो भूटान के साथ सीधा लगता है, यहाँ पे आता है भूटान, ठीक है। तो तवांग वाला रीजन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे चाइना अपना बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ये जो कामेंग रीजन है ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेना। और इसके अलावा यहाँ पे देखो ये ईस्ट कामेंग है, ये वेस्ट कामेंग है। इसके अलावा सुबनसिरी देख लेना, थोड़ा सा सियांग आपको पता होना चाहिए। एक थोड़ा बहुत आइडिया इसमें अरुणाचल प्रदेश का आपको होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है? कुरुंग कुमे वैली, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना। अब देखो यहाँ पे आओ, चाइनीज़ बिल्डअप इन RALP अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पे इंडिया के जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा है कि चाइना जो है वो रुक नहीं रहा, बाज नहीं आ रहा। लास्ट ईयर इन्होंने लद्दाख को टारगेट किया था, ठीक है। लद्दाख में स्टैंड ऑफ किया काफ़ी सारे महीनों तक। इस बार इन्होंने अरुणाचल प्रदेश को टारगेट किया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जिसको बोलते हैं, तवांग रीजन को आप छोड़ दो, तो उस रीजन को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे भी काफ़ी कंसर्न क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना इन्होंने धीरे धीरे शुरू कर दिया है, ट्रूप्स बिल्डअप करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चाइनीज़ पेट्रोल जो है RALP रीजन में बढ़ गया है। असाफिला एरिया जिसकी मैं बात करी थी, असाफिला एरिया, यहाँ पे इस एरिया में इनका डेवलपमेंट बहुत बढ़ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ट्रूप्स का। और यहाँ पे ये क्या करते हैं? पेट्रोलिंग करने आते हैं, पेट्रोलिंग करके जाते हैं ना, तो यहाँ पे पूरा मेस क्रिएट करके जाते हैं। कैसे? यहाँ पे टेंट्स लगा के चले जाएंगे, जो टेंट्स के जो बैम्बू वगैरह हैं वो यहाँ पे लगा के चले जाएंगे। तो एक तरह से अपना यहाँ पे वो नहीं होता था बचपन में कि रुमाल रख दिया तो सीट आपकी हो गई। तो ये अभी भी इनको लगता है चाइना को कि इस तरह से काम होता है। तो यहाँ पे अगर आप अपना टेंट गाड़ के चला जाओगे तो यहाँ पे ये टेरिटरी आपकी हो जाएगी, ऐसा चाइना को लगता है। तो इसलिए यहाँ पे इतना मेस क्रिएट करके जाता है। मेजरली असाफिला एरिया है, तवांग रीजन है, रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, उस एरिया की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ट्रूप्स लगाने से कि मैं यहाँ खड़ा होगा तो ये मेरी प्लेस है, तो इस तरह के काम ये करता है यहाँ पे, ठीक है। कामेंग एरिया जिसको मैं अभी बता रही थी, तो कामेंग एरिया में भी इनका बहुत ज़्यादा
इंटरफेरेंस बढ़ गया है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे ये समझना चाहिए आपको कि लास्ट ईयर इन्होंने लद्दाख में काम किया था, ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ वगैरह किया, मोबिलाइजेशन किया ट्रूप्स का। ठीक है, और एक तरह से टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की गई इंडिया पे। ठीक है, अब यहाँ पे इस बार इन्होंने कोशिश की अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, जो हमारी LAC है ये आपको याद रखना है, LAC लगभग 3,500 किलोमीटर्स लंबी है, जिसमें कि अरुणाचल वाला जो एरिया है, ईस्टर्न सेक्टर जो है, वो लगभग 1350 किलोमीटर्स जितना लॉन्ग है। ठीक है, इतनी बड़ी यहाँ पे बॉर्डर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो तवांग रीजन है वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट काफ़ी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी भूटान से भी बॉर्डर मिलती है। ओके, अब यहाँ पे इंडिया ने आर्मी इंजीनियरिंग टास्क फोर्सेस को एम्प्लॉय किया हुआ है। ठीक है, और चाइनीज़ प्रेजेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है, इंडियन आर्मी भी अपनी ट्रूप्स की प्रेजेंस को यहाँ पे बढ़ा रही है। ऑलराइट, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हम भी यहाँ पे कोशिश करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाएँ। ठीक है, और एक यहाँ पे हम ट्रांस अरुणाचल हाईवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांस अरुणाचल हाईवे। हालांकि ये कोविड के कारण थोड़ा डिले हो गया, लेकिन इसकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तरह से चल रही है। ये जो कॉरिडोर है ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो है, ये अरुणाचल असम बॉर्डर के आसपास बनेगा, और ये एक तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तरह बन सकता है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी विद मेनलैंड इंडिया। ओके, तो यहाँ पे आपको ट्रांस अरुणाचल के बारे में भी पता होना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, मूवमेंट टू रूट आउट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। तो पहले इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या है ये समझो। तो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या होती हैं? सपोज कि यहाँ पे आपका कोई घर है। ठीक है, आपने घर में अपने कोई एक प्लांट उगाया, सपोज फॉर एग्जाम्पल रोज उगा दिया, या तुलसी उगा दी। ठीक है, या नीम उगा दी। ठीक है, तो ये तो आपने खुद से उगाया। अगर थोड़े दिन बाद आप देखते हो कि यहाँ पे कुछ और भी प्लांट्स उग रहे हैं साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लांट अगर इस जगह के नेटिव हैं ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये प्लांट्स यहाँ के नेटिव नहीं हैं, ये इसको आपने नहीं उगाया है, और इनके ये हो गए यहाँ पे अब एलियन स्पीशीज, क्योंकि ये यहाँ के प्लांट्स नहीं हैं, ये कहीं और से आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वेजिव कब हो जाएंगे? जब ये दूसरा प्लांट जो उग रहा है, जो आपने नहीं उगाया है यहाँ पे, जो आपने कल्टिवेट नहीं किया, वो जब आपका जो मेन प्लांट था, रोज तुलसी नीम जो भी था, उसको यहाँ पे उसके डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे अटकलें लगाने लगे, उसका डेवलपमेंट यहाँ पे रोकने की कोशिश करे, तो ये बन जाता है इन्वेजिव। तो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या है समझ गए? नेटिव हो, और उसके बाद जो यहाँ के नेटिव ना हो वो हो गया इन्वेजिव, और जो यहाँ के नेटिव हैं उनको यहाँ पे उनकी ग्रोथ ना होने दे, वो हो गया इन्वेजिव एलियन। ठीक है, तो इन्वेजिव स्पीशीज की बात करें, सिर्फ इन्वेजिव स्पीशीज की, तो एनी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट नेटिव टू एन इकोसिस्टम एंड कॉजेज हार्म। तो यहाँ पे जो यहाँ के नेटिव हैं उनको हार्म पहुँचाए, और यहाँ का जो इन्वेजिव स्पीशी हो वो यहाँ का है भी नहीं। ठीक है, वो बाहर का है। तो ये सारी चीज़ें हर तरह के हर ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे मिल सकती है, प्लांट्स में मिल सकती है, एनिमल्स में मिल सकती है, एम्फीबियंस में मिल सकती है। अब ये क्या करता है? इन्वायरमेंट को भी हार्म करता है, इकोनॉमी को भी हार्म करता है, ह्यूमन हेल्थ को भी हार्म करता है। किस तरह से अभी हम आर्टिकल में देखेंगे। इसीलिए आयुषी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, इसमें 20 टारगेट्स बताए गए थे बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। उसमें टारगेट 9 यही है कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ का जो स्प्रेड है इसको रोकना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी ये आता है कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के रोल को रोकना है, इसके स्प्रेड को रोकना है, सो दैट हम अच्छे से लैंड मैनेजमेंट कर पाएँ। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे कि क्योलादियो नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे जो राजस्थान में है क्योलादियो नेशनल पार्क, यहाँ पे देखा जा रहा था कि ग्रास पास्पलम डिसिचम ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसके कारण यहाँ पे जो लार्ज एरियाज़ में जो ट्रीज़ वगैरह होती थी, इसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर पूरे इस एरिया का वो बदलने लगा। ठीक है, तो दिस वॉज एन एलियन इन्वेसिव स्पीशीज़। इसके अलावा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को भी थ्रेट होता है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है हैबिटेट्स का। जैसे कि एक पपाया मीली बग, ये एक इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ है, जो यहाँ पे असम और वेस्ट बंगाल के रीजन में जो पपाया क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा यहाँ पे फिशिंग और फिश फार्मिंग एरियाज़ भी सफ़र करते हैं। पेस्ट की तरह यहाँ पे काम करती है, एग्रीकल्चर एरियाज़ में पेस्ट की तरह यहाँ पे काम करती है, फॉरेस्ट्री इंडस्ट्रीज़ में। तो यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज़ के लिए, इन सेक्टर्स के लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कॉम्पिटिशन क्रिएट करती है, हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट करती है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ग्रेजिंग, देखो जब ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ उगेंगी तो ये टॉक्सिक हो सकती हैं, पॉइजनस हो सकती हैं, और इनके ऊपर जब ग्रेजिंग करेंगे लाइफ स्टॉक तो उनको भी यहाँ पे नुकसान हो सकता है। ठीक है, फिर प्रेडेशन में ये नुकसान कर सकती है, पॉइजनिंग में। ठीक है, पैरासिटिज्म यहाँ पे बढ़ सकता है। ऑलराइट, अब
दूसरी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के साथ इंटरैक्ट करके और स्प्रेड भी हो सकती है। इसके एनवायरमेंटल आउटकम्स भी हैं, सोशो इकोनॉमिक भी हैं। एनवायरमेंटल कैसे हैं कि यह हाइड्रोलॉजी को मॉडिफाई कर सकती है। जो सॉइल है ना, सॉइल के कैरेक्टर को मॉडिफाई करेगी। सॉइल की क्या एब्जॉर्प्शन कैपेसिटीज़ है वाटर के साथ, उसको मॉडिफाई कर सकती है। सॉइल इरोजन कर सकती है, नेटिव स्पीशीज़ को डिक्लाइन करवा सकती है। जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है प्लांट्स का, उसको अल्टर कर सकती है। हैबिटेट को डिग्रेड कर सकती है। इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक की बात करें तो एग्रीकल्चर डैमेज कर सकती है। वाटर का एक्सेस जो है वो रिड्यूस कर सकती है, ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर सकती है, ह्यूमन हेल्थ पे भी असर डालती है, क्योंकि अगर ये फूड चेन में आ गए तो यहाँ पे ये पॉइजन क्रिएट करेंगे, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे ह्यूमन फूड चेन में भी। इसके अलावा यहाँ पे टूरिज्म में भी रिडक्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हम आते हैं इसके ऊपर, ये जो आर्टिकल है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस स्टडी ली गई है, पुणे बेस्ड माबी। तो ये माबी क्या है, ये माबी जो है इसका फुल फॉर्म है मूवमेंट अगेंस्ट बायोलॉजिकल इन्वेजन्स। तो मूवमेंट अगेंस्ट बायोलॉजिकल इन्वेजन, ये एक कैंपेन चल रहा है, पुणे बेस्ड कैंपेन है। इसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर सचिन पुनेकर। ठीक है, ये क्या है, ये एक बॉटनिस्ट हैं और ये चाहते हैं कि जो भी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ हैं वो हम उनको कम करने की कोशिश करें। इसीलिए इन्होंने ग्रीन फोरम बनाई है। ये ग्रीन फोरम माबी, ये ग्रीन फोरम है जिसमें कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के साथ हम इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के स्प्रेड को रोकने की कोशिश करते हैं। इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जैसे एनवायरमेंटलिस्ट हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, फार्मर्स हैं, ग्रीन एक्टिविस्ट हैं। तो ये सब माबी के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, माबी के मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे काम है कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ को हम रोक सकें। अब यहाँ पे सीबीडी जो है, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जो है ये किस तरह से इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ को डिफाइन करता है। ये बोलता है एन एलियन स्पीशीज़ हुज इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड थ्रेटन द इकोसिस्टम हैबिटेट स्पीशीज़ विद सोशो कल्चरल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। तो कोई भी ऐसी एलियन स्पीशीज़ जिसके कारण उस जगह की नेटिव स्पीशीज़ जो है उनको हार्म हो, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को हार्म हो, इकोसिस्टम को हार्म हो, या डिस्टर्बेंस हो, ह्यूमन हेल्थ को इश्यूज़ हो, उसको हम कहेंगे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी जो ये जो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ होती हैं, ये नेटिव स्पीशीज़ को काफ़ी ज़्यादा हार्म कर सकती हैं। और इनका जो स्प्रेड है वो बढ़ क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कारण यहाँ पे गुड्स का, सर्विसेज का, पीपल का यहाँ पे आना जाना बढ़ जाता है, और उसके कारण यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन खुद ब खुद हो जाता है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ का। ठीक है, और इंडिजिनियस इन्वायरमेंट में इनका जो इंट्रोडक्शन हो रहा है वो आज की डेट में मैसिव क्वांटिटीज़ में हो रहा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे महाराष्ट्र में बेसिकली ये कैंपेन चल रहा है, और यहाँ पे ये 2016 से कैंपेन स्टार्ट हुआ था। इसको आप केस स्टडीज़ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बताया गया है कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ कई बार पॉइजनस होती हैं, कई बार टॉक्सिक होती हैं, कई बार ह्यूमन हेल्थ को किस तरह से इफेक्ट करती हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक हैं, पॉइजनस हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है कि ये एलर्जीज इनके कारण काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, स्किन डिसीजेस हो सकते हैं ह्यूमंस को। उसके बाद लाइफ स्टॉक के ऊपर भी असर हो सकता है, क्योंकि लाइफ स्टॉक जो है अगर वो इसके ऊपर ग्रेज करता है, तो ग्रेजिंग करता है वो अगर इस इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के ऊपर, तो एक तो वो अडल्ट्रेटेड यहाँ पे फॉडर खा रहा है, और दूसरी चीज़ उसको भी यहाँ पे इस टॉक्सिसिटी का असर दिखाई दे सकता है हमको उसके ऊपर भी। तीसरी चीज़ ये कि क्योंकि यहाँ पे हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। और जैसे गौर है, बाइसन है, ठीक है, गौर बाइसन या फिर ऐसे जो एनिमल्स हैं, चिंकारा जो है, ये ह्यूमन टेरिटरीज में आने लगते हैं, और फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाता है। इसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे इसके लिए काम कर रही हैं, क्योंकि इनके यहाँ ही मेजरली ये देखा जा रहा है। यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, इसके लिए फार्मर्स को यहाँ पे जोड़ा जा सके, सो दैट उनकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे अफेक्ट ना हो। और ये भी बताया गया है कि ऑन एन एवरेज 32% जो फार्मर का बजट है वो वीड्स के कंट्रोल पे जाता है। और वीड्स क्या है, वीड्स का क्या मतलब है, वो प्लांट्स जो आपने नहीं उगाए, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स खुद ही उग गए, और ये क्या है, ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज ही होते हैं जनरली। तो 32% फार्मर्स का जो खर्चा होता है वो इनको कंट्रोल करने में ही चला जाता है, इंसेक्टिसाइड्स, लेबर वगैरह को एम्प्लॉय करने में, टू कंट्रोल वीड। ठीक है, तो अगर हम इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के स्प्रेड को रोक देते हैं तो ये फार्मर्स का ये खर्चा भी बच जाएगा। ओके, और ये एक तरह से सॉइल के ऊपर भी असर डालता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है, सॉइल के मॉइस्चर को यहाँ पे इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे फास्टर डिटोरिएशन होता है फॉरेस्ट का भी। तो ये हमने पूरा इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, अबॉर्शन रूल्स टू एड माइनर्स। तो माइनर्स को एड करने के लिए अबॉर्शन रूल्स लेके आए हैं। तो देखो ये क्या है,
मेजर प्रोविजंस पहले देखते हैं। तो देखो, एक तो जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रोजेक्ट था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था, इससे पहले 1971 का था। इसके बाद 2020 में भी एक अमेंडमेंट लाया गया था, लेकिन वो हालांकि आगे बढ़ नहीं पाया। उसके बाद ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है, इसमें 21 में अमेंडमेंट लाने की बात की है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ प्रोविजन हैं, जो डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। 1971 में और 2021 के एक्ट में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस कि यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के केस में, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव अगर फेल हो गए हैं एंड व्हेन द गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट, उस केस में आप अबॉर्शन करा सकते हो या नहीं। तो यहाँ पे पहले जो 1971 में हुआ करता था, 1971 के एक्ट के अंतर्गत सिर्फ मैरिड वेमेन यहाँ पे अबॉर्शन करा सकती हैं इन केस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स। लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत अनमैरिड वेमेन आर ऑल्सो कवर्ड। यहाँ पे जेस्टेशन एज लिमिट क्या है, या गेस्टेशन एज लिमिट, यहाँ कितने समय के बाद आप यहाँ पे अबॉर्शन करा सकते हो। तो पहले सिर्फ 20 वीक्स तक ही आप करा सकते थे, अभी कुछ केसेस में 24 वीक्स तक करा सकते हो, ठीक है। यानी कि रेप सर्वाइवर्स जो हैं वो 24 वीक्स तक यहाँ पे करा सकते हैं, और 24 वीक्स के बाद भी करा सकते हो इन केस देयर इज फीटल अबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अगर फीटल अबनॉर्मलिटीज़ आपको पता चलती हैं, यानी कि जो होने वाला बेबी है उसमें काफ़ी ज़्यादा अबनॉर्मलिटीज़ होने वाली हैं, तो उस केस में आप 24 वीक्स के बाद भी इस अबनॉर्मलिटीज़ को कर्व करने के लिए अबॉर्शन करा सकते हो। इसके बाद मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन कितना मैटर करता है। तो यहाँ पे देखो, लगभग 12 वीक्स तक पहले के एक्ट जो था 1971 का जो एक्ट था, अगर आपको 12 वीक्स के अंदर यहाँ पे अबॉर्शन कराना है तो आपको एक डॉक्टर की सलाह चाहिए, मतलब एक डॉक्टर आपको लिख के दे कि हाँ आप करा सकते हो। और अगर 20 वीक्स के अंतर्गत कराना है तो आप यहाँ पे आपको 2 डॉक्टर से लिखवा के लाना पड़ेगा, उनकी सलाह के बेसिस पे ही आप कर सकते हो। इस बार जो नया एक्ट आया है उसमें ये कहा गया है कि 12 वीक्स के अंतर्गत अगर आपको कराना है तो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्टर्स ओपिनियन। हालांकि 20 वीक्स के अंतर्गत अगर आपको कराना है तो सिर्फ आपको एक डॉक्टर की यहाँ पे ओपिनियन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको 20 टू 24 वीक्स के अंतर्गत कराना है तो आपको 2 डॉक्टर्स की यहाँ पे लेने की ज़रूरत है परमिशन। और अगर आपको 24 वीक्स के बाद कराना है तो आपको यहाँ पे मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वुमेन की कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर कोई हॉस्पिटल, सपोज कि कोई वुमेन जो है वो अनमैरिड है या मैरिड है, कोई भी केस में अगर वो हॉस्पिटल में जाती हैं कि अबॉर्शन कराने के लिए, उस केस में इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी को बना के रखें, ठीक है। अगर उस वुमेन की जो आइडेंटिटी है वो लीक होती है या कॉन्फिडेंशियलिटी लीक होती है, तो पहले एक्ट जो था उसके हिसाब से 1000 रुपये का फाइन लगता था, जो कि बहुत कम था। अब क्या होगा, अब 1 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है, इम्प्रीजनमेंट हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। ऑलराइट, तो ये प्रोविजन है। अब देखो यहाँ पे टर्मिनेशन जो है, इसमें प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड अप टू 20 वीक्स बाय मैरिड वुमेन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो यहाँ पे मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों ही यहाँ पे 20 वीक्स तक अबॉर्शन करा सकती हैं इन केस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओपिनियंस की हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा गेस्टेशन लिमिट भी यहाँ पे बढ़ गई है और कॉन्फिडेंशियलिटी की भी हमने बात कर ली। अब आते हैं न्यूज़ आर्टिकल में, इसमें भी कुछ चीज़ें बताई गई है, जैसे कि पहले माइनर्स को, सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट को और फीटल माल इन्फॉर्मेशन वालों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था। अब इस एक्ट में वल्नरेबल वुमेन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। वल्नरेबल वुमेन कौन है? जिनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, जो कि माइनर्स हैं, ठीक है, या फिर जो कि फीटल माल फंक्शन हो रहा है, जिनके इसमें माल फॉर्मेशन हो रहा है फीटस का, ठीक है। तो ये सब वल्नरेबल वुमेन है, और ये सब जो है ये 24 वीक्स तक यहाँ पे करा सकती हैं अबॉर्शन। और ये किसकी मदद से होगा? 2 डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पे होगा, और 24 वीक्स के अंतर्गत ये हो सकता है। पहले जो लिमिट थी, अपर लिमिट थी, वो 20 वीक्स की हुआ करती थी, अब ये 24 वीक्स की हो गई है। और एक चीज़ और, क्योंकि 24 वीक्स के बाद भी आप करा सकते हैं जब आपका जो फीटस है उसमें काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं तब, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो 20 वीक्स तक है, इसमें हम बात कर चुके हैं कि हमको कितना डॉक्टर्स के ओपिनियन लेने की ज़रूरत है। तो देखो यहाँ पे एक सोशल स्टिग्मा जो अटैच्ड है रिगार्डिंग द अबॉर्शन, ठीक है, अबॉर्शन ऑफ मैरिड वुमेन, अबॉर्शन ऑफ अनमैरिड वुमेन, ठीक है, प्रेगनेंसीज ऑफ अनमैरिड वुमेन, इनको हमको देखने की ज़रूरत है। अब क्योंकि हमारी सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, तो हमको अपने लॉज को भी उस हिसाब से मोल्ड करने की ज़रूरत है। अब जैसे कि पॉक्सो एक्ट था, ठीक है, पॉक्सो एक्ट जो है ये इसका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। देखो, पॉक्सो एक्ट ये बोलता है कि 18 ईयर्स से कम एज की जो भी माइनर्स हैं, उनको यहाँ पे 18 ईयर्स से कम जो वुमेन है या जो गर्ल्स हैं, उनके साथ आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, दिस इज़ इलीगल। और दूसरी तरफ ये जो एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये कहता है कि अगर कोई माइनर है, यानी कि 18 ईयर्स से कम एज की कोई गर्ल है, उसको यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन कराना है,
अपनी प्रेगनेंसी का, तो वो यहाँ पे करा सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे अपना जो मेडिकल टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का वो यहाँ पे करा सकती है विद द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर्स। ऑलराइट, तो ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट में हो जाते हैं। ऑलराइट, अब ये इसके अलावा आपको मैं ये बता चुकी हूँ कि कौन कौन इसमें आएगा। जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, जिनके साथ में असॉल्ट हुआ है, वो सब भी यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे मेडिकल बोर्ड्स बनेंगी, सेटअप होगी स्टेट लेवल पे मेडिकल बोर्ड्स बनेंगी जो कि इस का एनफोर्समेंट देखेंगी। ठीक है, जो टर्मिनेशन होना है प्रेगनेंसीज का उसका यहाँ पे एनफोर्समेंट को देखेंगी। इसके अलावा माइनर्स को एक स्पेशल कैटेगरी में डाला गया है, और ये माइनर्स जो हैं ये यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं 20 वीक्स के अंतर्गत। यहाँ पे इनकी प्रेगनेंसी को यहाँ पे टर्मिनेट किया जा सकता है। इनफैक्ट 20 से 24 वीक्स में भी इनको टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस आ रहे थे जिसमें कोर्ट्स की बात जा रही थी, ऐसी गर्ल्स जो कि जिनको 20 वीक्स के बाद पता चल रहा था कि दे वो प्रेग्नेंट। ठीक है, तो अब उनको यहाँ पे इस प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करना है तो उनके पास समय तो हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा था। जो रेप सर्वाइवर्स हैं उनके लिए स्पेशली ये प्रोविजंस बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये भी आपको पता होनी चाहिए कि 24 वीक्स का यहाँ पे प्रोविजन हमने देख लिया। एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि वी नीड टू हैव इन्फॉर्मेशन ऑन हैविंग सेक्स, इंश्योरिंग एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन एंड बी लेस जजमेंटल सो दैट वी डोंट डिले एक्सप्रेसिंग देयर नीड्स फॉर अबॉर्शन। तो यहाँ पे आपको अवेयरनेस जनरेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि एक तो स्कूल एजुकेशन में भी सेक्स एजुकेशन लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तभी तो यहाँ पे इस तरह के इवेंट्स जो हैं, अबॉर्शंस जो हैं, ये सब इतने टाइम के बाद बहुत डेंजरस हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए दे मस्ट बी द गर्ल्स एंड द पीपल मस्ट बी अवेयर कि ये जो पूरा ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं इनका किस तरह से लेना देना है, और ये किस तरह से जो प्रेगनेंसी है उसके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन हो। और जैसे क्या होता है ना, कई सारी जो रूरल एरियाज़ की वेमेन हैं उनको 20 वीक्स के बाद पता चलता है कि दे आर प्रेग्नेंट। अब उस केस में वो टर्मिनेट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। 24 वीक्स के बाद तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे स्कूल एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन को सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी इस आर्टिकल में कहा गया है। ऑलराइट, तो ये समझ गए। अच्छा, इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि काफ़ी सारी विमेन जो हैं उनको सेफ़ यहाँ पे एक्सेस नहीं मिल पाता अबॉर्शन का, और काफ़ी ज़्यादा सोशल स्टिग्मा भी अटैच्ड है। इसके कारण क्या होता है कि अगर उनको 20 वीक्स के बाद पता चल रहा है, तो ये तो इल्लीगल था पहले कि 20 वीक्स के बाद आप अबॉर्शन नहीं करा सकते, लेकिन उनको फिर भी अगर कराना है तो वो इल्लीगल मीन्स का या फिर जो अनसेफ प्रैक्टिसेस होती थी उनको यूज़ करती थी, या फिर अनसेफ क्लिनिक्स वगैरह, जो अनएक्सपीरियंस्ड स्टाफ हुआ करता था, डॉक्टर्स हुआ करते थे, उनका सहारा लेती थी वो। ठीक है, इसको टर्मिनेट करने के लिए। और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा लड़कियों की डेथ हो जाती थी, काफ़ी ज़्यादा वुमेन की डेथ हो जाती थी। इसलिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो था यहाँ पे, मोर्टेलिटी रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था। इसको यहाँ पे कर्व करने के लिए हेल्प करेगा ये हमको अबॉर्शन रूल्स। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो ये एक आर्टिकल है, साइंटिस्ट फाइंड अ मिनरल सीन इन डेप्थ ऑफ अर्थ इन अ मीटियोराइट। तो साइंटिस्ट को एक मिनरल मिला है, ठीक है, मीटियोराइट में, जो कि अर्थ के इवोल्यूशन के बारे में बताता है। तो ये देखो यहाँ पे जो मिनरल मिला है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो ये देखो, ये ब्रिज मेनाइट नाम का एक मिनरल मिला है इस मीटियोराइट में, जो कि मैग्नीशियम सिलिकेट मिनरल है। इसको आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो, MgSiO3। ये मैग्नीशियम सिलिकेट मिनरल है, और ये इन अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा अबंडेंस में पाया जाने वाला मिनरल है। ठीक है, 2014 में इसको नाम दिया गया था ब्रिजमैन के नाम पे, जो कि एक नोबेल प्राइज़ विनर थे फिजिक्स के। 1946 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। ठीक है, अब ये जो है ये मीटियोराइट के अंतर मिला है। ठीक है, तो एक मीटियोराइट मिला, ठीक है, और उस मीटियोराइट को यहाँ पे स्टडी किया है, और उस मीटियोराइट के अंदर ये ब्रिजमैनाइट मिला है। ठीक है, ये जो मिनरल है, और ये हमको पता चलता है कि ब्रिजमैनाइट अर्थ की जो अर्थ का मेंटल है उसमें भी सबसे अबंडेंस में पाया जाने वाला मिनरल है। तो यहाँ पे अर्थ के इवोल्यूशन से हम इसको कैसे रिलेट कर रहे हैं? तो देखो, हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। ये जो बने हैं ये अक्रीशन से बने हैं बाय रॉकी पीसेस। तो रॉकी पीसेस साथ में आए और उसके अट्रैक्शन से ये बने हैं। ठीक है, ये कैसे बने? इनके ऊपर प्रेशर बहुत इंक्रीज हुआ, ठीक है, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हुआ, रेडियो एक्टिव मिनरल्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के होने के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के होने के कारण। और ये पहले क्या हुआ करता था कि ये एक ओशन हुआ करता था, मैग्मा का ओशन हुआ करता था। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, और इसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी मिलते हैं। लेकिन ये एलिमेंट्स ओवर द टाइम क्रिस्टलाइज हुए, स्टेबलाइज हुए, और इन्होंने अलग अलग लेयर्स बनाई। जो सबसे डेंस यहाँ पे मिनरल्स हुआ करते थे वो कोर में जाके सेटल हो गए, उससे कम डेंस यहाँ पे मेंटल में सेटल हो गए, और सबसे लीस्ट डेंस जो थे वो यहाँ पे क्रस्ट में यहाँ पे जमा हो गए। और इस तरह से यहाँ पे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। तो हैवियर एलिमेंट्स जो थे आयरन जैसे, वो कोर में चले गए, जो लाइटर सिलिकेट्स थे वो मेंटल में रह गए। ठीक है, और मीटियोराइट क्या होता है?
मीटियोराइट को एक तरह से एनालॉग देखा जाता है अर्थ का, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जब यूनिवर्स बना था तो यूनिवर्स के बनने के दौरान जब प्लैनेट्स बने, प्लैनेट्स के साथ कुछ यहाँ पे वेस्टेज बच गया था, ठीक है, और ये वेस्टेज इन प्लैनेट्स का ही पार्ट थे, जिस चीज़ में से प्लैनेट्स बने ना उसी से ये मीटियोराइट्स बने हैं, ठीक है। तो ये मीटियोराइट्स जो हैं ये बेसिकली ये बताते हैं कि अर्थ का जब यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ था, अर्थ यहाँ पे जब बना था, ओरिजिन हुआ था, तब किस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ है, क्या क्या जो जो इसके अंतर्गत मिलता है ना, माना जाता है कि वो सभी चीज़ अर्थ के अंदर भी मिलती है। तो इस तरह से एक एनालॉजी यहाँ पे बिठाई जा सकती है। अब हम थोड़ा सा अर्थ के बारे में देख लेते हैं। तो ये है इनर कोर, ये है आउटर कोर, ठीक है। ये याद रखना कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। उसके बाद ये आते हैं मेंटल्स और ये आता है यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर के ऊपर आता है ये लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर में यहाँ पे क्रस्ट आता है, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिन होता है लेकिन लेस डेंसर होता है, ओशनिक क्रस्ट जो है वो ज़्यादा डेंस होता है और थिक होता है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आईआईटी खड़गपुर ने ये स्टडी की है। इनको एक मीटेओराइट मिला, कटोल, कटोल जो एक कटोल एरिया है, कटोल रीजन है महाराष्ट्र में, उस रीजन में इनको एक मीटेओराइट मिला, ये उसको स्टडी कर रहे थे। उसमें इनको एक मिनरल मिला है ब्रिजमेनाइट, ठीक है, जिसको इन्होंने कटोल L6 मीटेओराइट से निकाला है। अब ये ब्रिजमेनाइट जो है ये वॉल्यूमेट्रिकली अबंडेंट मिनरल है अर्थ इंटीरियर का, अर्थ के इंटीरियर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मेजरली ये लोअर मेंटल में पाया जाता है, ठीक है। और ये एक एनालॉजी यहाँ पे इस्टेब्लिश करता है इस मीटेओराइट और इस हमारे अर्थ के बीच में। यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में पता चला है, एक ये जो थ्योरी है, ये जो एक मून फॉर्मेशन की एक थ्योरी है कि मून किस तरह से बना, उसकी एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी, ठीक है, जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी कहा जाता है इसको। और ये जो थ्योरी है इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है इस एविडेंस के थ्रू, जो ये यहाँ पे जो आईआईटी खड़गपुर ने इस कटोल मीटेओराइट के अंतर्गत जो भी फाइंडिंग्स की है उससे इस थ्योरी को भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। अब ये थ्योरी क्या है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ जो है यहाँ पे एक बहुत बड़े साइज़ के प्लैनेट से कह लीजिए या फिर एक सेलेस्टियल बॉडी से टकराया था जिसका नाम था ठेला, ठीक है। ठेला इस बॉडी का नाम था, इससे टकराया था, ये मार्स की साइज़ की बॉडी थी और इससे टकराया था, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था इसके कारण, इसलिए इसको जाइंट इम्पैक्ट कहते हैं। इसमें क्या हुआ, अर्थ का एक पोर्शन निकल के बाहर आ गया और उससे ही मून बना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी ये कहती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये मैग्मा का ओशन हुआ करता था अर्थ पहले, और इसका क्रिस्टलाइजेशन स्टेबलाइजेशन हुआ और उसके बाद यहाँ पे अर्थ बना है, ठीक है। तो हम इस पूरे को डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिजमेनाइट किससे किससे बना हुआ होता है, देखो इसमें मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये पेरोवोक्साइट स्ट्रक्चर, ये सब इसमें होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो अर्थ का कोर बना है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, इसको किस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ है ये चीज़ हमको पता चलती है इस स्टडी से, मीटेओराइट की स्टडी से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कटोल मीटेओराइट के बारे में, ठीक है, जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी के बारे में और ये ब्रिजमेनाइट के बारे में, ठीक है। और थोड़ा सा अर्थ का इंटीरियर भी आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ आखिरी है, हाउ इज़ फेसबुक एम्बेडिंग द रियल वर्ल्ड कंप्यूटिंग। तो देखो फेसबुक ने अपना जो नाम है वो बदल के कर दिया है मेटा, मतलब जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम बदल के यहाँ पे मेटा कर दिया है। अब देखो फेसबुक जो है इसने मेटावर्स के बारे में बताया, तो ये मेटावर्स के नाम पे ही मेटा नाम रखा गया है। तो फेसबुक जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है, और इसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में। तो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी आई होप आप सभी को पता हो, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के तो आपने गेम्स भी खेले होंगे, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप उस जगह पे हो, ठीक है। यहाँ पे गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा अभी यूज़ हो रही है वर्चुअल रियलिटी इंडिया में। ऑगमेंटेड रियलिटी इसी का एडवांस्ड वर्जन है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे बता सकते हो, तो मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप बताना, तो हम इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है ज़्यादा तो हम इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना सकते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि आप लोगों ने इतने सारे कॉमेंट करे कि इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर एक सीरीज़ बनाओ, लेकिन मैंने उसका कुछ जवाब नहीं दिया। तो देखो इंटरनेशनल रिलेशंस की हम ऑलरेडी अभी एक प्लान कर रहे हैं सीरीज़, तो जैसे ही वो पक्का होता है वैसे ही मैं आपको बताती हूँ। बाकी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी अगर आपको इसके लिए चाहिए, ये तो सिंगल वीडियो की बात है, तो अगर इसके लिए चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। अब मेटावर्स की बात करते हैं। तो देखो मेटावर्स क्या है, बेसिकली ये एक वर्चुअल स्पेसेस का सेट है। ये किस तरह से, वेयर वन कैन क्रिएट एंड एक्सप्लोर विद अदर पीपल हु आरंट इन द सेम फिजिकल स्पेस। तो यहाँ पे अगर आप अभी क्या करते हो, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है कहीं बाहर, तो आप सभी मिलते हो किसी एक जगह पे और फिर वहाँ से आप जाते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप, मैं फ्यूचर अगर आपको थोड़ा दिखाऊं, तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हो, आप सभी लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हो ओवर द इंटरनेट, ओवर द मेटावर्स, ठीक है। और इससे क्या हो सकता है, आप एक फिजिकल स्पेस में नहीं हो लेकिन फिर भी आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आप सभी एक साथ हो और आप वहाँ पर जाके आप साथ में उस फिजिकल स्पेस में हो नहीं, लेकिन आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि आप उस जगह पे हो और आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो दूसरी जगहों को
आसपास की जगहों को, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये वर्चुअल स्पेसेस जो होंगे ना, इसको मेटावर्स कहते हैं। यूजिंग दिस वर्चुअल स्पेस वन वुड बी एबल टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स, प्ले, वर्क, लर्न, शॉप एंड क्रिएट, ठीक है। दिस स्पेस इज नॉट नेसेसरीली अबाउट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑनलाइन बट इज अबाउट मेकिंग द टाइम वन स्पेंड्स ऑनलाइन मोर मीनिंगफुल। तो जैसा आप पिक्चर में देखते थे, मूवीज में देखते थे कि एक पर्सन यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन वो उसी टाइम पे इस जगह पे भी प्रेजेंट हो पा रहा है। जो फ्यूचर दिखाती है ना मूवीज, जो ऐसी मूवीज होती हैं जो फ्यूचरिस्टिक होती हैं, उसमें आपने कई बार ये देखा होगा। तो इस चीज़ को रियलाइज करने का काम कर सकता है मेटावर्स। मतलब आप एक्चुअल में प्रेजेंट हो इस जगह पे जिसका नाम है ए, लेकिन आप सेम टाइम पे बी जगह के पे साथ भी यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे बी जगह पे भी अपनी प्रेजेंस को स्टैब्लिश कर सकते हो थ्रू मेटावर्स। समझ गए? यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन होने की बात नहीं है, ऑनलाइन होने के साथ साथ मीनिंगफुली उसको यूज़ करने की भी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कोलैबोरेशन लगेगा। फेसबुक यहाँ पे कोलैबोरेट करना चाह रही है गवर्नमेंट के साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ, अकेडमिशियंस के साथ, ठीक है। और यहाँ पे इंटरऑपरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इंटरऑपरेबिलिटी पे अभी काम कर रही है फेसबुक। इसके अलावा एक XR प्रोग्राम लेके आई है, ये XR प्रोग्राम एंड रिसर्च फंड, जो मेजरली मेटावर्स के ऊपर ही काम करेगा। ये सितंबर में कुछ लेके आई थी, ठीक है। फेसबुक ही लाई है XR प्रोग्राम एंड रिसर्च फंड। लगभग $50 मिलियन का ये फंड है, और ये बेसिकली मेटावर्स को डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए काम आएगा। आते हैं आर्टिकल के ऊपर। तो देखो, फेसबुक ने अपना नाम जो है वो कर लिया है मेटा, ठीक है। तो फेसबुक ने अपनी रीब्रांडिंग की है मेटा के नाम से, और ये बताया है कि इट विल रिफ्लेक्ट हु वी आर एंड द फ्यूचर वी होप टू बिल्ड। तो हम जो फ्यूचर बनाना चाहते हैं उसको भी ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो मेटावर्स जो है ये एक एम्बॉडीड इंटरनेट है, ठीक है। एम्बॉडीड इंटरनेट यानी कि ऐसा इंटरनेट जिसको आप सिर्फ देख नहीं सकते, आप उसका पार्ट भी हो सकते हो। यू कैन नॉट जस्ट लुक एट इट, यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस इट, ठीक है। तो आप उसका पार्ट भी हो सकते हो। इसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन कर सकते हो किसी एक फिजिकल स्पेस पे। आपको ऐसा लगेगा कि आप सभी एक फिजिकल स्पेस पे हो, वहाँ पे आप कार्ड्स खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल बताया गया है, ठीक है। इसके बाद मेटावर्स जो है बेसिकली ये इवॉल्व करेगा कि लोग किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं दिल्ली में बैठी हूँ, अगर मैं दिल्ली में बैठी हूँ लेकिन सेम टाइम पे मुझे कोई इंदौर में कोई फंक्शन अटेंड करना है, कोई मीटिंग अटेंड करनी है, मैं नहीं चाहती कि मैं दिल्ली टू इंदौर यहाँ पे ट्रैवल करके जाऊँ, तो मैं मेटावर्स के थ्रू अपनी प्रेजेंस को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकती हूँ इन इंदौर, ठीक है। समझ रहे हो? तो इस तरह से यहाँ पे काम हो सकता है। तो ये चीज़ करेगा मेटावर्स, ठीक है। और ये जो है ये कोई सक्सेसर नहीं है मोबाइल इंटरनेट, सॉरी, मेटावर्स जो है कोई नई चीज़ नहीं है, एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं है, ये इंटरनेट का ही सक्सेसर है, ठीक है। और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बेसिकली क्रिएट करेगा। इसके अलावा देखो, फेसबुक के अलावा यहाँ पे कई और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी बात कर चुकी हैं। जैसे एपिक गेम्स, जो वीडियो गेम्स की एक सीरीज आती है, ये इसकी बात कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट इसकी बात कर चुका है। एनवीडिया जो कि ग्राफिक कार्ड्स बनाता है, वो भी इसकी बात कर चुका है। तो यहाँ पे बेसिकली एम्बेडेड कंप्यूटिंग होगी। किस तरह से? यहाँ पे पहले क्या होता था, कंप्यूटिंग को हम रियल वर्ल्ड में बात करते थे। पहले क्या होता था, यहाँ पे कंप्यूटिंग को हम रियल वर्ल्ड में एम्बेड करने की बात करते थे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम रियल वर्ल्ड को कंप्यूटिंग में किस तरह से एम्बेड करें। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। और यहाँ पे फेसबुक जो है इसको डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इसका ये टारगेट है कि 2030 तक लगभग 1 बिलियन लोग मेटावर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दें। मतलब सोचो कितनी प्रोग्रेसिव सोच है। अभी बना नहीं है, ठीक है, अभी काम चल रहा है, लेकिन इनका विजन ये है कि 10 साल में इसको 1 बिलियन लोगों तक हम पहुँचा भी दें, ठीक है। एक कंसर्न इसके ऊपर जो दिखाया जाता है वो ये है प्राइवेसी का, कि प्राइवेसी का क्या होगा अगर ये इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे एक पर्सन और की जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से सामने आ जाए। तो यहाँ पे प्राइवेसी का एक क्रिटिक्स इसके बारे में सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल, ठीक है। ये पूरा हमने आज का पूरा न्यूज़पेपर डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।